भारत में लोक प्रशासन के अंतर्गत हम 2 दिन से बजट के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आज का विषय है कि बजट को बनने के बाद और सदन में पास होने के बाद तीसरा स्टेप बजट के क्रियान्वयन का आता है। विधायिका या संसद के द्वारा जब बजट पारित हो जाता है, उसके पश्चात सरकार को राजकोष से धन व्यय करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। बजट अनुमानों के अनुसार आय व्यय करना आवश्यक है, जिसे निम्न अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, वित्तीय साधनों का एकत्रीकरण। किसी भी संगठन में व्यय करने से पहले आय का होना एक प्राथमिक आवश्यकता है। अतः वित्त अधिनियम के अंतर्गत वित्त मंत्रालय और अन्य संबद्ध कार्यकारी संगठन विभिन्न करों, शुल्कों और ऋणों के माध्यम से राजस्व को एकत्र करना शुरू कर देते हैं। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग उनके अन्य अभिकरण जैसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क आदि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करों को एकत्र करवाने के लिए दिशा निर्देश और नियम प्रतिपादित करते हैं। दो तिहाई आय सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, आयकर, निगम कर और गैर पूंजी प्राप्तियों से राजस्व से प्राप्त होती है। कर एकत्रण में केंद्र सरकार की राज्य सरकारें भी सहायता करती हैं। दूसरा है एकत्रित कोषों का संरक्षण और वितरण। सरकार के नाम से या सरकारी नियमों के अंतर्गत एकत्रित समस्त शुल्क, कर तथा अन्य प्राप्तियां राजकोष में जमा होती हैं। राजकोष के 3 मुख्य दायित्व होते हैं: वित्तीय साधनों का गठन और अनियमितता पर नियंत्रण रखना, वित्तीय लेन देन को सुविधाजनक और त्वरित रूप से संचालित करना, सरकारी आय व्यय के लेखे नियंत्रण करना। राजकोष से धन निकालने के लिए प्रत्येक कार्यालय में एक या अधिक प्राधिकृत अधिकारी होते हैं, जिन्हें आहरण और वितरण अधिकारी कहा जाता है। राजकोष आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा संबंधित विभाग का लेखाधिकारी निम्नलिखित बिंदुओं पर प्राय ध्यान देते हैं: क्या यह भुगतान बजट के प्रावधानों और स्वीकृति के अनुरूप है? क्या इससे संबंधित प्रशासनिक और तकनीकी औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं? क्या भुगतान की मांग उचित है? क्या भुगतान के लेखे की समुचित व्यवस्था है? फिर आता है लेखों का संधारण यानी अकाउंटिंग। प्रत्येक प्रशासनिक कार्यालय का दायित्व है कि वह समस्त वित्तीय लेन देन का पूर्ण हिसाब किताब और अकाउंट संधारित करे। इन लेखों में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाती हैं। इससे संपूर्ण क्षेत्र के विभागों के द्वारा किए गए व्यय पर नियंत्रण रहता है। लेखा संधारण का कार्य प्रथमतः संबंधित कार्यालय, दूसरा राजकोष तथा इसके पश्चात महालेखापाल के कार्यालय में रखा जाता है। वित्त मंत्रालय की भूमिका भी इसमें अहम होती है। वित्तीय प्रशासन का वह केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि बजट निर्माण से लेकर क्रियान्वयन और नियंत्रण तक इसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्रालय को आय के संसाधन जुटाने और व्यय करने की स्वीकृति देने के दोहरे और गंभीर दायित्व सौंपे गए हैं। वित्त मंत्रालय की प्रथम भूमिका नीति का निर्माता के रूप में होती है, जब वह मंत्रिपरिषद को वित्तीय मामलों की वस्तुस्थिति से अवगत कराता है। वित्त मंत्रालय की तीसरी भूमिका आर्थिक और वित्तीय विश्लेषणकर्ता की होती है। वित्तीय प्रशासन पर नियंत्रण भी रखा जाता है। प्रशासकीय कार्यों के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था आम जनता के द्वारा प्रदत्त कर और शुल्कों के माध्यम से होती है। वित्तीय प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए मुख्यतः 2 प्रणालियां हैं: संसदीय नियंत्रण, लेखा और आकांक्षण नियंत्रण। संसदीय नियंत्रण के अंतर्गत इसे व्यवस्थापिका प्रणाली भी कहा जाता है। भारत में शासन संचालन हेतु मूलभूत कानून और बजटीय प्रावधानों की स्वीकृति संसद ही प्रदान करती है। भारत में लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण प्रक्रियाओं का वर्णन भी किया गया है। लेखा और आकांक्षण। प्रत्येक प्रशासनिक संगठन में आय व्यय का विधिवत प्रणाली है, उसका एक हिसाब किताब रखा जाता है। संधारित किए गए लेखों, उनका हिसाब किताब, प्रक्रियाओं, आय व्यय, कुशलताओं का जब परीक्षण किया जाता है तो इसे लेखा परीक्षण या ऑडिट भी कहते हैं।
सामान्यतः ऑडिट या अंकेक्षण के कई प्रकार होते हैं। पूर्व अंकेक्षण, पश्चात अंकेक्षण और प्रशासनिक अंकेक्षण, वित्तीय अंकेक्षण और औचित्य अंकेक्षण और निष्पादन अंकेक्षण। वित्तीय अंकेक्षण के मुख्य उद्देश्य आय व्यय के हिसाब पर नियंत्रण रखना है, आय व्यय के प्राधिकार की जांच करना है, नियम, प्रक्रियाओं, लेखाओं, रखरखावों आदि का औचित्य सिद्ध करना है, प्रशासनिक कुशलता, सत्यनिष्ठा, मितव्ययता और वैधानिकता को बनाए रखना है, वित्तीय अनियमितताओं पर नियंत्रण पाना है, विनियोग के अनुसार धन व्यय करना है और प्रशासनिक तंत्र को संसद के प्रति जवाबदेही बनाना है।